बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 घंटे इनके दिमागों में आते जाते रहें और जो अहम मालूमात हासिल हों इन्हें देवी तक पहुंचाते रहें। वो कई घंटों तक ख्याल ख्वानी में मसरूफ रहने के बायस थक गई थी। इसने दोनों हाथों से सर को थाम कर फैसला किया कि आइंदा चंद घंटों तक ख्याल ख्वानी नहीं करेगी और बाहर जाकर तफरीह करेगी, अपने जहन को सुकून पहुंचाएगी। सोनिया ने एक तवील मुद्दत के बाद न्यूयॉर्क की ज़मीन पर कदम रखा था। वो हुलिया बदल कर आई थी, अगरचे पुख्ता उम्र की थी, लेकिन मेकअप और गेटअप के जरिए जवान और स्मार्ट बनकर आई थी। अगर कोई इसे सोनिया की हैसियत से पहचान लेता तो यही कहता कि इसकी जवानी और शेरनी की चाल लौट आई है। वो एक ट्राली पर सामान रखकर बैगेज हाल से बाहर आई। इस त्यारे से आने वालों के बहुत से अजीजों कारब इनका इस्तकबाल करने आए थे। इस भीड़ में आला बीबी भी अपनी मामा के इस्तकबाल के लिए आई थी। जे मॉर्गन इसके मुहाफिज की हैसियत से दूर खड़ा हुआ था। वो भी बैगेज हाल से निकलने वाली को देख रहा था, लेकिन सोनिया को पहचान नहीं पा रहा था। शायद आला बीबी को भी बाबा साहब के इदारे का कोई फर्द पहचान न पाता। वो 3 या 4 वर्ष का एक सिख लड़का दिखाई दे रही थी। सर पर छोटी सी पगड़ी थी, शलवार कमीज पर रेशमी बास्केट पहने हुए थी। सोनिया ने इसे देखते ही सामान की ट्राली एक तरफ रोक दी। वो जैसे भीड़ में भटकती हुई अपनी माँ को तलाश कर रही थी, फिर ट्राली के पास आकर सामान पर बैठ गई। सोनिया से बोली, देखो मैडम, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, अपनी माँ को इस भीड़ में ढूंढने आया हूँ, लेकिन मामा इज वेरी नॉटी। वो मेरे सामने नहीं आएंगी, मैं इन्हें तलाश करता रहूंगा और वो आंख मचोली खेलती रहेंगी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? वाई नॉट? तुम कैसी मदद चाहते हो? क्या तुम इन्हें तलाश कर सकती हो? कैसे करूं? मैं तुम्हारी मामा को जानती नहीं हूं, इन्हें कैसे पहचानूंगी? इनकी पहचान ये है कि वो बुढ़ापे में भी जवान बनकर रहती हैं, लेकिन अक्सर अपनी गलती से बुढ़ापा जाहिर कर देती हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि आज भी वो गलती करेंगी? करेंगी नहीं, कर चुकी हैं। ठोड़ी के नीचे नाखून से खुजाने के बायस इनके मेकअप की तय उखड़ गई है। सोनिया ने बेख्तियार अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा, फिर एकदम से इसे गलती का एहसास हो गया। वो आला बीबी का कान पकड़कर बोली, चुड़ैल, मुझे याद है, मैंने पेरिस से यहाँ तक ठोड़ी के नीचे नहीं खुजाया है। मेरा मेकअप सलामत है तो फिर मेरा कान भी सलामत रहने दें। इसे क्यों उखाड़ रही हैं? बेटी से हारने का ये मतलब नहीं है कि आप इस तरह इंतकाम लें। वो कान छोड़कर बोली, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी कि तू अपनों और गैरों को इनकी बू से पहचान लेती है। वो माँ से लिपट गई, दोनों एक दूसरे को चूमने लगी। दूर खड़े हुए जे मॉर्गन ने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल है, बेबी न होती तो मैं मैडम को पहचान न पाता। वो आला बीबी का ड्राइवर बनकर आया था। वापसी पर माँ बेटी को इन के एक बंगले में ले आया। वहाँ प्रभा रानी, माइक हरारे और डी क्रोसो मौजूद थे। इन तीनों को एयरपोर्ट जाने के लिए मना किया गया था। सोनिया ने प्रभा को गले लगाकर माइक हरारे से कहा, बाबा साहब के इदारे से हम सब ने तुम्हें और प्रभा को शादी की मुबारकबाद दी थी। अब मैं रूबरू भी फिर एक बार मुबारकबाद दे रही हूँ। हरारे कुछ कहना चाहता था, इससे पहले आला बीबी ने पूछा, मामा, क्या आपकी शादी में भी 2 बार मुबारकबाद दी गई थी? इस बात पर सब कह लगाने लगे। सोनिया ने कहा, मैं इस छिपकली की मौजूदगी में बहुत मोहतात रहती हूँ, फिर भी ये बात पकड़ लेती है। बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर तरह तरह की डिशें रखी हुई थीं। वो सब मेज के इतराफ आकर बैठ गए। आला बीबी जे मॉर्गन के साथ वाली कुर्सी पर आ गई। वो सब प्लेटें लेकर अपनी अपनी पसंद का खाना निकालने लगे। जे मॉर्गन ने खाना शुरू करने से पहले दुआया अंदाज में सर को झुका लिया। प्रभा रानी दोनों हाथ जोड़कर जेरे लब कुछ कहने लगी। आला बीबी ने पूछा, मामा, इन्हें क्या हो गया है? सोनिया ने घूर कर कहा, खामोश रहो, ये अपने भगवान और गॉड का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मामा, क्या इनके शुक्रिया के साथ खानों की खुशबू भगवान और गॉड तक पहुंच रही होगी? सोनिया ने कहा, प्लीज आलिया, जरा कम बोला करो। क्या तुम खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती हो? पढ़ती हूँ। वैसे आप आला बीबी को शार्ट करके आलिया कह रही हैं। क्या मेरा नाम बहुत लंबा है? क्या तुम्हें शार्ट नेम पसंद नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं
कि मैं जवान और लंबी हो जाऊं तो आप मेरी लंबाई शार्ट करके कहीं तुम 3 वर्ष की ही अच्छी लगती हो। प्रभा ने खाना शुरू करते हुए कहा, गुड़िया तुम इतनी ही रहो, जवान होकर तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं दोगी। सोनिया ने कहा, मैं प्रभा और जे मॉर्गन को अपनी बेटी की तरफ से सॉरी कहती हूँ। तुम दोनों की इबादत के दौरान हमें खामोश रहना चाहिए था, लेकिन ये पटाखा मुझे भी बोलते रहने पर मजबूर करती रही। प्लीज मैडम आप सॉरी बोलकर शर्मिंदा ना करें, आलिया तो बोलने वाली गुड़िया है, ये बोलती हुई अच्छी लगती है। हाँ अगर ये खामोश रहे तो मैं यहाँ के हालात बयान करूंगी। सोनिया ने कहा, आलिया प्रॉमिस करो आंटी जब तक रिपोर्ट पेश करती रहेंगी तुम मुंह बंद रखोगी। बड़ी मुश्किल है मामा, मुंह बंद रखूंगी तो खाऊंगी कैसे। इस बात पर सब हंसने लगे। प्रभा ने कहा, मैडम आप इस गुड़िया को बोलते रहने दें, मैं रिपोर्ट सुना रही हूँ। वो बताने लगी कि देवी ने किस तरह अमेरिकी अफवाज के सरबराहों को अंडर प्रेशर रखा था, ट्रांसफार्मर मशीन पर कब्जा जमा लिया था, अपने कई हिंदुस्तानी जवानों को टेलीपैथी सिखा चुकी है। फिर जनाब तबरेजी की तरफ से माइक हरारे को हदायत मिली। इसके मुताबिक हरारे और डी क्रोसो ने देवी के रोबोट्स को मुर्दा बनाकर खला में वापस भेज दिया। शायद वो रोबोट्स खलाई जोन वालों के भी हाथ नहीं लगेंगे। प्रभा ने यह भी बताया कि इसने किस तरह देवी बनकर इस देवी शी तारा को उलझा दिया है। पहले इसने अमेरिकी अफवाज के सरबराहों को अपने दबाव में रखा था, अब इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई है और इसने पिछले 6 घंटे से खामोशी इख्तियार कर रखी है। सोनिया ने कहा, इसका तरीकाकार समझ में आ रहा है, अब वो बड़ी खामोशी से ख्याल ख्वानी करती रहेगी, अमेरिकी और इसराइली अकाबरीन के दिमागों में रहकर तुम्हारे बारे में मालूम करती रहेगी कि इसके मुकाबले में आने वाली नकली देवी क्या करती फिर रही है। जी हाँ, अब वो मुझे ढूंढ निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। वो मुझे अमेरिकी अकाबरीन की नजरों से गिराने के लिए मेरे नाम से तकरीबी कार्रवाई भी कर सकती है। अमेरिकी अकाबरीन जानते हैं कि तुम इनकी हमदर्द और मददगार हो, इनके मुल्क में तकरीबी कार्रवाइयां नहीं करोगी। देवी नादान नहीं है, वो तुम्हारी साख को बिगाड़ने के लिए ऐसी हरकतें नहीं करेगी। मैडम मैं चाहती हूँ देवी पुरअसरार खामोशी और रुपोशी इख्तियार न करे, इसे टेलीपैथी के मैदान में जाहिर होते रहना चाहिए। इसे इतना तैश दिलाओ कि वो जुनून में मुब्तला होकर ख्याल ख्वानी के जरिए टकराती रहे या फिर ये मुल्क छोड़कर चली जाए। इससे कोई राबता रहेगा तो इसे तैश दिलाया जाएगा। जरा जहन पर जोर दो, समझ में आएगा कि राबता ना होते हुए भी राबते के कई जराए हैं। वो सोचने लगी। माइक हरारे ने चुटकी बजाकर कहा, मैं समझ गया, रेडियो और टेलीविजन के जरिए देवी को ललकारा जा सकता है। सोनिया ने कहा, तुम शतरंज के आलमी चैंपियन हो, अधूरी चाल ना सोचो, इसे किस तरह ललकारना चाहते हो। फिर ये कि तुम फाते हो, मफतू को ललकारोगे तो छोटी सी बात होगी, ऐसी चाल चलो कि नकली देवी प्रभा पर कोई बात ना आए और वो गुस्से से तिल मिलाती रहे। माइक हरारे ने आंखें बंद करके तस्वर में शतरंज की बसात बिछाई, इस पर अपनी और देवी की चालबाजियों के मोहरे रखे। प्रभा एक अहम मोहरा थी, देवी का रोल अदा कर चुकी थी। हरारे के जहन में सवाल पैदा हुआ, अगर यहाँ की मुकामी टीवी स्क्रीन पर फिर एक बार प्रभा देवी का रोल प्ले करे तो देवी जरूर तैश में आएगी। माइक हरारे ने कहा, मैडम प्रभा फिर एक बार देवी बनकर टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसी हरकतें करेगी कि देवी खुद को बदनाम होते देखकर तैश में आएगी, फिर जरूर जवाबी कार्रवाई करेगी। सोनिया ने कहा, शाबाश, मेरे जहन में यही चाल थी। तुम वाकई शतरंज के आलमी चैंपियन हो, लेकिन इस सिलसिले में कदम उठाने से पहले यहूदी तंजीम के ब्रेन आदम या अल्पा से राब्ता करो, ये मालूम करो कि देवी वहाँ क्या करती रहती है, वहाँ से कुछ अहम मालूमात हासिल हो सकती हैं। इन्होंने सोनिया के मशवरे पर अमल किया, इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के डीजी से फोन पर राब्ता किया। फिर प्रभा ने कहा, मैं देवी बोल रही हूँ, ब्रेन आदम या अल्पा से बात करना चाहती हूँ। डीजी ने कहा, होल्ड ऑन करो, मैं मालूम करता हूँ कि मिस्टर आदम और मैडम अल्पा से राब्ता हो सकेगा या नहीं। डीजी ने फोन बंद करके ब्रेन आदम की डमी से राब्ता किया। तीनों अफवाज के सरबराह, वहाँ के हुकाम और इंटेलिजेंस के डीजी जैसे अकाबरीन भी नहीं जानते थे कि इनका राब्ता हमेशा ब्रेन आदम की डमी से रहता है। वो सब इसे असली ब्रेन आदम समझते थे। डीजी ने ब्रेन आदम की डमी से फोन पर कहा, मिस्टर आदम, देवी तुमसे बात करना चाहती है। वो देवी तो अल्पा से बातें कर चुकी है, अल्पा इस देवी से नाराज भी है। बहरहाल मैं इसे पूछता हूँ। प्रभा डीजी के दिमाग से डमी ब्रेन आदम
आदम के अंदर पहुंच गई। इस डमी ने कंप्यूटर के जरिए अल्पा से राब्ता किया, इसे देवी के बारे में बताया। अल्पा ने स्क्रीन पर तहरीर के जरिए कहा वो देवी हमें चैलेंज कर रही थी, अब क्या कहने आई है इससे पूछो, वो क्यों वक्त बर्बाद करने आई है। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर तहरीर के जरिए बोला मैं तुम्हारे डमी ब्रेन आदम के जरिए बोल रही हूँ, मैं असली देवी हूँ। अब से पहले एक फ्रॉड औरत कभी खलाई हस्ती बनी रहती थी और कभी खुद को देवी कह रही थी। तुम्हें यकीन ना आए तो अमेरिका के तीनों अफवाज के सरबराहों से अभी तस्दीक कर सकती हो। स्क्रीन पर जवाबी तहरीर उभरी, मैं अभी तस्दीक करूंगी, फिर इसी ब्रेन आदम के दिमाग में ठीक आधे घंटे बाद आऊंगी। प्रभा ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोनिया को अल्फा के मुतालिक बताया। सोनिया ने माइक हरारे से कहा तुमने और डी क्रोसो ने रिमिरेज, टेरी टेलर और इनके साथ ख्याल ख्वानी करने वालों को अपना मामूल और ताबेदार बनाया है। इनमें लड़कियां कितनी हैं? 2 लड़कियां हैं, वो खासी ज़हीन और तेज तरार हैं। डी क्रोसो ने कहा मैडम इनमें से एक लड़की क्रिस्टाइन है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अच्छा तो हमारे बॉडी बिल्डर पहलवान का भी दिल धड़कने लगा है। सब हंसने लगे। डी क्रोसो ने झीम कर कहा जी हाँ, बड़े से बड़े पहलवान को कोई प्यार करने वाली हसीना ही चित करती है। मैं चाहता हूँ आप मुझे क्रिस्टाइन के साथ किसी मिशन पर काम करने का मौका दें। ठीक है, क्रिस्टाइन को आधे घंटे के अंदर प्रभा समझाएगी कि वो किस तरह देवी का रोल अदा करती रहेगी। इसी तरह आधे घंटे बाद क्रिस्टाइन देवी का रोल अदा करेगी। मैडम क्रिस्टाइन को क्या करना है? आधे घंटे बाद टीवी पर जो भी लाइव प्रोग्राम हो रहा हो वहाँ किसी खास शख्स के दिमाग में क्रिस्टाइन देवी बनकर पहुंचे और अपनी शिकस्त पर जैसे झुंझलाए और चैलेंज करे कि वो असली देवी है। अगर फ्रॉड देवी पर अमेरिकी अफवाज के आला अफसरान भरोसा करेंगे तो वो इसी तरह अबलाग के जराये से इन्हें परेशान करती रहेगी। माइक हरारे ने कहा मैडम ये फैंटास्टिक आइडिया है। जिस वक्त प्रभा रानी उधर अल्फा से गुफ्तगू करती रहेगी, इधर क्रिस्टाइन देवी बनकर ये साबित करती रहेगी कि एक ही वक्त में 2 देवियां 2 जगह थीं और दूसरी वही खिलाई हस्ती और फ्रॉड देवी है। सोनिया ने कहा अगर प्रभा और अल्फा की गुफ्तगू तवालत इख्तियार करे तो क्रिस्टाइन इस डमी ब्रेन आदम के पास भी जाए और इसे मजबूर करे कि वो इसका राब्ता अल्फा से कराए। डी क्रोसो ने कहा यस मैडम, मैं अभी प्रभा के साथ क्रिस्टाइन के पास जा रहा हूँ। वो प्रभा के साथ ख्याल ख्वानी के जरिए क्रिस्टाइन के पास आया। प्रभा ने इसे देवी का लबो लहजा बताया और अब तक जिस तरह देवी का रोल अदा करती रही थी इसके बारे में मुख्तसर तौर पर बताया। फिर ठीक आधा घंटा गुजरते ही डमी ब्रेन आदम के पास पहुँच गई। वहाँ अल्फा डमी से पूछ रही थी क्या असली देवी मौजूद है? प्रभा ने कहा असली देवी हमेशा वक्त की पाबंदी करती आई है, मैं मौजूद हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हें फ्रॉड देवी के बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका है। हाँ थैंक्स गॉड, वो चैलेंज करने वाली फ्रॉड साबित हो गई है। तुम हमारी दुनिया की रहने वाली देवी हो। अभी मालूम हुआ कि तुमने इस के तीनों रोबोट्स को खला की तरफ उड़ा दिया है, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। ट्रांसफार्मर मशीन को इस फ्रॉड ने छीन लिया था। तुमने इस फ्रॉड से मशीन वापस छीनकर अमेरिकी फौज के हवाले कर दिया है। भगवान का शुक्र है तुम्हें भी असली नकली की पहचान हो गई। देवी जी ये बहुत बड़ी बात है, तुमने इस गैर मामूली मशीन पर खुद कब्जा नहीं जमाया, वो जिसकी थी इसी के हवाले कर दिया। प्रभा ने कहा मैंने पिछली बार तुम सब के दिमागों पर हुक्मरानी की थी। ऐसी जबरी हुक्मरानी से मैंने बहुत से नुकसानात उठाए। अब मैंने अहद किया है कि तुम सब का दिल जीतने के लिए हमेशा दोस्ताना रवैया रखूंगी। देवी जी इस कमबख्त ने हमें बड़ी जहनी उलझनों में मुब्तला किया था, तुम अपने दोस्ताना रवैये से सारी उलझनें दूर कर चुकी हो। मैं अपनी पूरी यहूदी कौम की तरफ से यकीन दिलाती हूँ कि मैं अपनी यहूदी तंजीम के साथ तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में हमेशा काम आती रहूंगी। मुझे यकीन है मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत से मिलता है। अगर हमारे दरमियान खुदगर्दी नहीं रहेगी तो हमारी मोहब्बतों में कभी फर्क नहीं आएगा। अल्फा इसे बाबा साहब के इदारे के बारे में बताने लगी। ये दुखड़ा सुनाने लगी कि इनकी तरफ से पाबंदियां आयद की गई हैं। इसराइल और अमेरिका से महम जो खलाई जोन की तरफ नहीं जा सकते हैं। अब वो देवी की मदद से इन पाबंदियों को तोड़ने के सिलसिले में बातें करने लगी। इस वक्त अमेरिकी टेलीविजन पर लाइव प्रोग्राम चल रहा था। एक आला हाकम कौम को मुखातब करते हुए तकरीर कर रहा था। अगरचे हम सुपर पावर कहलाते हैं लेकिन
छोटे और पसमानदा ममालिक की सरपरस्ती भी करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि तमाम छोटे ममालिक भी तरक्की करें। अचानक इसकी आवाज़ बदल गई। वो कहने लगा, अब मैं देवी बोल रही हूँ। इस मुल्क की अफवाज के तीनों सरबराह डिक्टेटर बन चुके हैं। वो एक फ्रॉड देवी के फरेब में आकर मेरे कहरो गजब को ललकार रहे हैं। मैं इन्हें समझाती हूँ कि वो फ्रॉड देवी का साथ छोड़ दें। अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो ये साबित हो जाएगा कि इस फ्रॉड देवी ने तीनों अफवाज के सरबराहों को तनवीमी अमल के जरिए अपना ताबेदार बना लिया है। यहाँ के तमाम हुक्मरानों और हमारी पूरी कौम को सोचना चाहिए कि अफवाज के सरबराह किसी के गुलाम बन जाएंगे तो अपने साथ पूरी कौम को भी गुलाम बना देंगे। इस वक्त रेडियो स्टेशन से मौसीकी का प्रोग्राम नशर किया जा रहा था। एक सिंगर गा रही थी। वो गाते गाते अचानक रुककर बोली, मैं देवी बोल रही हूँ। इस मुल्क की अफवाज के तीनों सरबराह डिक्टेटर बन चुके हैं। वो एक फ्रॉड देवी के फरेब। क्रिस्टाइन ने टीवी स्टेशन से एक आला हाकिम के जरिए जो कुछ कहा था वही रेडियो की सिंगर की जुबान से कह दिया। फिर वो आला हाकिम के पास आई। वहाँ इस हाकिम की तकरीर रुकी हुई थी। एक फौज का अफसर कह रहा था, जैसा कि अभी मैं कह चुका हूँ, एक टेलीपैथी जानने वाली खुद को देवी मनवाने के लिए ऐसा बेतुका रास्ता इख्तियार कर रही है। हम देवी जी बनने वाली को समझाते हैं। आज तक कभी कोई जबरदस्ती खुद को मनवाने में कामयाब नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा आर्जी कामयाबी होती है, लेकिन जबरन गालब आने वाली बाद में बड़ी जिल्लत उठाते हैं। क्रिस्टाइन ने इस फौजी अफसर की जुबान से कहा, मैं फिर एक बार इस फौजी अफसर की जुबान से बोल रही हूँ। ये जूनियर फौजी अफसर अपने आला अफसरान के हुक्म के मुताबिक मेरे खिलाफ बोल रहा है। अभी ये लोग अपनी सफाई में तरह तरह से बोलेंगे, लेकिन मेरी बात पत्थर पर लकीर लिख लो। पूरी अमरीकी कौम तीनों अफवाज के सरबराहों के बायस गुलाम बन जाएगी। इन सरबराहों की छुट्टी करो या गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। देवी शीतारा अपने बंगले के ड्राइंग रूम में आराम से रात का खाना खा रही थी। इसके नए ख्याल ख्वानी करने वाले हिंदुस्तानी मातहत ने आकर कहा, देवी जी, टीवी पर वो फ्रॉड देवी आपकी तरफ से एक चाल चल रही है। वो फौरन ही उठकर डाइनिंग रूम से चलती हुई ड्राइंग रूम में आई। इस वक्त क्रिस्टाइन देवी का रोल अदा करके इस आला हाकिम के दिमाग से जा चुकी थी। इस आला हाकिम की तकरीर अधूरी रह गई थी। देवी शीतारा ने इस हाकिम के ख्यालात पढ़े। प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। इसके ख्यालात बता रहे थे कि एक देवी अभी तीनों अफवाज के सरबराहों के खिलाफ कुछ बोल कर गई है। कुछ देर बाद वजाहत की गई। देवी के खिलाफ और आला फौजी अफसरान की हमायत में बोला गया। देवी शीतारा ने सोचा कि अभी ख्याल ख्वानी की परवाज करे और फौजी अफसर के अंदर जाकर इसके जरिए अपनी सफाई पेश करे, लेकिन इससे पहले कि क्रिस्टाइन फिर तीनों अफवाज के सरबराहों के खिलाफ बोलने लगी। देवी आत्मा शक्ति के जरिए क्रिस्टाइन के अंदर पहुंच सकती थी, लेकिन वो इन लम्हात में देवी की आवाज और लहजे में बोल रही थी। वो झुंझलाकर जनरल के पास आई। फिर इसके जरिए बरी फौज के सरबराह से कहा, मैं असली देवी बोल रही हूँ। आला अफसर ने कहा, असली देवी हमेशा मेरे दिमाग में आकर बोलती है। अभी तुम टीवी के जरिए हमारे खिलाफ जहर उगल रही थी, अब क्या लेने आई हो? मैं तुम लोगों के खिलाफ नहीं बोल रही थी। वो कमीनी मेरी दुश्मन मेरे खिलाफ ये नई चाल चल रही है। वो खुद तुम लोगों के खिलाफ बोल रही है। अल्पा थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी। इसने असली देवी के बारे में तस्दीकी मालूमात हासिल की। फिर इस देवी से बातें करने चली गई। जब वो देवी इधर अल्पा से बातें कर रही है तो फिर वो हमारे टीवी पर हमारे खिलाफ बोलने कैसे आएगी? हो सकता है वो अल्पा से गुफ्तगू करने के दौरान एक आध मिनट के लिए यहाँ आकर मेरे खिलाफ चालें चल रही हो। अभी अल्पा से मालूम हो जाएगा देवी इससे गुफ्तगू करने के दौरान गैर हाजिर हो जाया करती है या नहीं। आला अफसर ने जनरल से कहा वो ब्रेन आदम से फोन पर राब्ता करे। जनरल ने हुक्म की तामील की। डमी ब्रेन आदम से राब्ता हो गया। देवी ने कहा, मैं ये मालूम करना चाहती हूँ क्या अल्पा और इस फ्रॉड देवी की गुफ्तगू जारी है? डमी के दिमाग में इस वक्त अल्पा और प्रभा बातें कर रही थी। अल्पा ने कहा, फ्रॉड देवी तुम हो, ये क्यों मालूम करना चाहती हो कि मैं देवी से गुफ्तगू कर रही हूँ? सिर्फ इतना बता दो वो तुमसे गुफ्तगू करने के दौरान कितनी बार एक आध मिनट के लिए गायब रही? एक सेकंड के लिए भी नहीं। वो मुझसे मुसलसल एक घंटे से गुफ्तगू कर रही है। देवी शीतारा ने गुस्से से कहा, यह नामुमकिन है। ये तमाम बातें फोन पर जर्नल और डमी ब्रेन आदम के दरमियान हो रही थी। एक तरफ जर्नल के दिमाग में देवी थी
थी, दूसरी तरफ डमी ब्रेन आदम के अंदर अल्पा बोल रही थी और जनरल के फोन से आला अफसर का फोन मुंसलिक था। इस तरह वो सब मुख्तलिफ जराए से देवी और अल्पा की बातें सुन रहे थे। इस वक्त देवी शीतारा कह रही थी वो फ्रॉड औरत चालबाजी दिखा रही है। वो एक तरफ अल्पा से बातें कर रही है और दूसरी तरफ अपनी किसी मातहत को टीवी स्टेशन में मेरे खिलाफ चाल चलने के लिए भेज दिया है। आला अफसर ने कहा, तुम बकवास करती हो, तुम्हारी चालबाजी नाकाम हो रही है। तुम टीवी के जरिए पूरे मुल्क में हमारे खिलाफ जहर उगल चुकी हो और अब सफाई पेश कर रही हो। तुम ट्रांसफार्मर मशीन वगैरह के सिलसिले में पहले ही भरपूर दुश्मनी कर चुकी हो। ये कैसे तवक्को करती हो कि हम किसी भी मरहले में मजबूर होकर तुमसे समझौता और दोस्ती कर लेंगे? मुझे तुमसे किसी तरह का समझौता और दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे जैसे सुपर पावर मुल्क की मोहताज नहीं हूँ। अब मैं दूसरे बड़े मुल्क को गैर मामूली सलाहियतों के जरिए ऐसी इमदाद पहुँचाऊंगी, वो मुल्क तुमसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा और तुम इस की खुशनुदी हासिल करते रहने पर मजबूर होते रहोगे। मैं जा रही हूँ, यहाँ से जा रही हूँ। आइंदा दूसरे बड़े मुल्क के कांधे पर फाते बनकर तुम लोगों पर हुक्मरानी करने आऊंगी। वो जनरल के दिमाग से चली गई। अल्पा और प्रभा भी जनरल के दिमाग में थी। अल्पा ने कहा, आज इस फ्रॉड देवी की मक्कारियां पूरी तरह हम सब पर अयां हो गई हैं। इस फ्रॉड ने मुझे भी चैलेंज किया था कि वो हम यहूदी टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों पर हुक्मरानी करेगी। अभी फिर चैलेंज करके गई है। आला अफसर ने कहा, वो हमारे दिमागों पर हुक्मरानी करने आएगी तो हम अपनी देवी जी के तावन से इसे नाकाम बना सकेंगे, लेकिन टेलीपैथी के हथियारों से लैस करेगी तो वो हमारे मुकाबले में सियासी बर्तरी हासिल कर लेगा। अल्पा ने भी तशवीश से कहा, हाँ, वो ऐसी सियासी चाल चलेगी और किसी बड़े और हमारे दुश्मन मुल्क के लिए ताकत बन जाएगी तो हमें सियासी बर्तरी हासिल करने में बड़ी दुश्वारियां पेश आएंगी। अमेरिका और इसराइल एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। इसके बावजूद एक दूसरे के तावन से तमाम जेरे असर ममालिक का खून चूस कर सियासी बर्तरी हासिल करते रहते हैं। रूस और चीन इनके जेरे असर नहीं है। रूस अगरचे सियासी तौर पर कुछ बीमार हो चुका है, लेकिन अमेरिका के लिए जख्मी शेर की तरह है। ऐसे में देवी इस शेर के जख्म भरेगी, इसे पहले से ज्यादा तवानाई फराहम करेगी तो वो अमेरिका को हर सियासी मरहले पर मात देने के काबिल हो जाएगा। लिहाजा अमेरिका और इसराइल ये नहीं चाहते थे कि देवी इनकी मुखालफत में रूस का रुख करे। प्रभा रानी ने असली देवी की हैसियत से इन्हें समझाया, अगर नकली देवी रूस के लिए असर नो ताकत और इक्तदार हासिल करने का बायस बनेगी तो मेरे पास भी गैर मामूली सलाहियतें हैं। मुखालफीन के दरमियान ताकत के तवाज़ुन में कमी बेशी होती रहती है। हमारे और रूस के दरमियान भी यही होता रहेगा। कभी किसी का और कभी किसी का पलड़ा भारी होता रहेगा। नकली देवी और रूस को भी कामयाबियां हासिल होंगी, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ रूस कभी बर्तरी हासिल नहीं कर सकेगा। अमेरिका और इसराइल को अपनी ताकत और देवी जी प्रभा के तावन पर भरोसा था, इसलिए वो मुतमिन हो गए। अल्पा ने कहा, हमें तुम पर पूरा एतमाद है, लेकिन इस फरेबी औरत के पास साया बनाने वाली गोलियां हैं। वो अगर रूस के चंद नामवर सुरागर सानों को साया बनाकर हमारे मुल्कों में भेजेगी तो हमारा कोई सियासी और फौजी राज फिर राज नहीं रहेगा। हाँ, साया बनकर बड़ी कामयाबी से जासूसी की जा सकती है, लेकिन वो चालाक औरत किसी रूसी जासूस को वो गोली नहीं देगी। ये अंदेशा रहेगा कि रूसी साइंसदान वैसी गोलियां तैयार कर लेंगे। ठीक है, वो किसी रूसी के हाथ में गोली नहीं देगी, लेकिन जिस रूसी से अहम काम लेना होगा वो अपनी निगरानी में इसे गोली खिला देगी या इसकी लाइल्मी में इसके खाने पीने की चीज के जरिए गोली इसके हलक से उतार देगी। हाँ, वो ऐसा कर सकती है। देवी जी, तुम भी ऐसा कर सकती हो। अगर हमारे जासूसों को अपनी गोलियों से नादीदा बनाओगी तो वो रूस और चीन जाकर इनके बहुत से सियासी और फौजी राज मालूम कर सकेंगे। फिर देवी वहाँ जो कुछ करेगी इसकी रिपोर्ट हमें मिलती रहेगी।